श्रोताओं नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ जानकारियाँ साइबर सुरक्षा के बारे में और इस कार्यक्रम में आप जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरह से इसमें समस्याएं आ रही हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है साइबर अपराधों से। शीर्षक है हमारे कार्यक्रम का रहे सावधान साइबर अपराध से। और इस बारे में हमें जानकारी देने हमारे स्टूडियोज़ में आज उपस्थित हैं ममेश मनोहर माथनकर जी, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। ममेश जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आकाशवाणी बैतूल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। विषय को जानते हैं आपसे और समझते हैं हम कि साइबर क्राइम किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको समझाऊं साइबर क्राइम, तो कोई भी क्राइम या कोई भी गुनाह जो इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है उसे हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। हम्म। अब साइबर क्राइम सिर्फ किसी को ठगना या किसी के पैसे चुराना यही नहीं है, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से और भी बहुत सारे गतिविधियां हो सकती है जिसके माध्यम से किसी को नुकसान पहुंच सकता है। जी। तो आप सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर इंटरनेट के माध्यम से कोई भी गुनाह हो रहा है, किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जा रही है, किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, किसी की बदनामी हो रही है या और कोई चीज़ें, तो ये सभी साइबर क्राइम्स कहलाते हैं। इतना ही नहीं कि हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत बार हम लोग कुछ सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, वीडियोस डाउनलोड करते हैं, मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, अगर वो कॉपीराइटेड है और इस केस में हम लोग अगर उसे डाउनलोड करते हैं तो ये भी साइबर क्राइम हम लोग कह सकते हैं। और जो प्रकार हैं इसके, किस तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं जिसमें और भी प्रकार आते हैं? हम लोग साइबर क्राइम्स को हमारी भाषा में हम लोग इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो कैटेगरी रहती है उसको बोलते हैं हम हैकिंग। जी। तो हैकिंग में कैसा होता है कि किसी भी सिस्टम में अनधिकृत रूप से आप वहाँ जब जाएंगे या वहाँ पे प्रवेश करते हैं और वहाँ का जो डाटा है, जो भी अगर सेंसिटिव डाटा है या कोई भी डाटा है, अगर उसका दुरुपयोग होता है तो उसे हैकिंग कहते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद जो दूसरी जो कैटेगरी रहती है वो रहती है बदनामी, यानी सोशल डिफेमेशन, यानी किसी को जानबूझकर तकलीफ देना है, किसी की बदनामी करना है। जैसे आजकल जी। हर दूसरे दिन शायद न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पढ़ते ही होंगे कि किसी का फोटो मॉर्फ किया गया है, किसी का चेहरा मॉर्फ किया गया है, उसे किसी अलग रूप में दिखाया गया है। तो ये भी एक कैटेगरी है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जो अभी सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स चल रहे या स्कैम्स चल रहे, वो है फाइनेंशियल फ्रॉड। जी। तो इस तरह हम लोग 3 कैटेगरी में साइबर क्राइम्स को डिवाइड कर सकते हैं। और कुछ आपके बारे में भी बताइए कि आप किस तरह से साइबर सुरक्षा की इस यात्रा से जुड़े और किस तरह से आपको इसमें आने की प्रेरणा मिली। वैसे मैं भी आपके ही परिवार का हूँ। आकाशवाणी अमरावती में मैं कैजुअल अनाउंसर के पद पर कार्य करता हूँ। जी। मेरा बीटेक इंजीनियरिंग में हुआ है और कुछ साल पहले एक न्यूज़ मेरे पढ़ने में आई थी। हमारे महाराष्ट्र के एक किसान थे, उन्होंने अपनी बेटी के शादी के लिए कुछ पैसे जमा करके रखे थे और कुछ महीने पहले उनको एक ओटीपी आता है और एक कॉल आता है और उस ओटीपी के माध्यम से उनका पूरा का पैसा ले लिया जाता है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। जब ये न्यूज़ पढ़ी तो मैं बहुत आहत हुआ और जब मैंने इसके बारे में जानकारी लेना शुरू किया तो पता चला कि इसके बारे में लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। यानी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, बट उनको ये कैसे यूज़ करना है, हम लोग सावधानी से कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और इस तरह से मैंने एक रिसर्च स्टार्ट किया, अलग अलग तरीक़ों से पढ़ना शुरू किया और यहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। और पिछले कुछ सालों से मैं काफ़ी जगहों में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंपेन्स लगाता हूँ, वर्कशॉप्स लेता हूँ और प्रोग्राम्स लेता हूँ। इस तरह से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये तो हुई आपकी यात्रा की कुछ बातें। जी। और हम आगे आपसे जानते हैं कि आजकल जो साइबर अपराध इतने बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, जी। तो क्या खास कारण है इन साइबर अपराधों के बढ़ने का? अगर आप कोरोना का काल देखते हैं, जब 2020 में कोरोना आया है, उसके बाद से इंटरनेट का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी। आज हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, जिसमें से 118 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, यानी दे आर द सिम यूज़र्स। और उसमें से करीब करीब 85 टू 90 करोड़ लोग जो है वो इंटरनेट यूज़ करते हैं। और ये जो इंटरनेट के माध्यम से फ्रॉड या फिर स्कैम होने का जो रेशो है इसलिए बढ़ गया है कि ये शॉर्टकट पैसा कमाने की क्रिमिनल्स को आदत पड़ गई है। आप पहले जानते होंगे कि घर में घुसकर चोरी होती थी,
दरवाज़ा, खिड़कियाँ, किसी ऐसे चीज़ें तोड़कर वहाँ चोरी की जाती है। लेकिन अभी ये चोरी शॉर्टकट तरीके से होने लगी है इंटरनेट के माध्यम से। हाँ, हाँ। और ज़्यादातर लोगों को इंटरनेट का यूज़ बेहतर तरीके से पता न होने के कारण इन लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलता है हुँ, हुँ। और इस माध्यम से वो क्राइम्स करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप एक नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है हमारा, हुँ, वहाँ हुँ। पर अगर आप देखते हैं तो आज भारत में लगभग रोज़ 5 से 6 हज़ार कंप्लेंट आती है जो रिकॉर्ड होती है। जी। और ये ऑथोराइज्ड है। हुँ, और हुँ। ऐसे कितने केसेस है कि जो जिनकी छोटी-मोटी अमाउंट जाती है तो वो तो वहाँ तक पहुँचते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं होता। तो ये इतनी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसके पीछे क्रिमिनल्स का मोटो है शॉर्टकट मनी। आप 10 फ़ोन कीजिए, 100 फ़ोन कीजिए, 100 में से अगर एक भी आपको टारगेट क्रिमिनल को मिल जाता है तो उसके पास जो भी कुछ उसके अकाउंट में बचा है, अगर वो मिल जाता है तो वो उनकी एक अर्निंग हो जाती है। तो सबसे बड़ा ये रीज़न है। तो इस तरह के कुछ उदाहरण जो आमतौर पर ज़्यादा संख्या में या ज़्यादा अमाउंट के होते हैं, जी। उनके बारे में कुछ आप बताइए जिससे कि सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं ताकि वो अलर्ट रहें। अभी अगर हम लोग देखें साइबर स्कैम्स या भी साइबर फ्रॉड्स जो चल रहे हैं तो काफ़ी संख्या में है उसकी। तो अगर आप लिस्ट देखें तो सैकड़ों में चली जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे क्राइम्स के बारे में बताना चाहूँगा कि जो ज़्यादातर अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, हुँ, हुँ। जिसमें सबसे बड़ा पहला क्राइम है वो डिजिटल अरेस्ट। जी। आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट। हुँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात इस कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया है। हाँ। और ये जो डिजिटल अरेस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा लोग फंस रहे हैं और ये अमाउंट करोड़ों में रहती है। जी। और इसमें ऐसे नहीं कि एक जनरल पर्सन है, इसमें काफ़ी बड़े-बड़े अधिकारी, सीईओज़ ऐसे हम लोग पढ़ रहे कि पढ़े लिखे लोग भी इसमें फँसते। तो वो क्या होता है डिजिटल अरेस्ट कि एक आपको कॉल आता है कि आपका एक पार्सल जा रहा था, उसके साथ एक आपका आधार कार्ड मिला है और उस आधार कार्ड के ज़रिए से ये पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो रही है। या फिर आपको एक ऐसा कॉल आएगा कि आपके नाम से एक सिम इशू किया गया है किसी सिटी में और इस सिम के माध्यम से कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो रही है। हुँ, हुँ। और वहाँ से फिर क्रिमिनल्स हम लोगों को उनके काबू में लेने का प्रयत्न करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ये करना चाहते हैं, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये हमने केस इस डिपार्टमेंट को दिया है, आप उनसे बात कीजिए। तो सामने वाला एक पर्सन आपको तुरंत वो किसी ऐसे पुलिस स्टेशन से कनेक्ट कर देंगे जहाँ पर एक डिजिटल फॉर्म में या फिर एक पुलिस स्टेशन का सेटअप दिखेगा जहाँ पर पुलिस अधिकारी बैठा हुआ है और वो आपको डांटना शुरू कर देगा या आपको धमकाना शुरू कर देगा कि आपके नाम से जो सिम है उसी के इलीगल एक्टिविटीज़ है और हम आपको अरेस्ट कर देंगे। क्या होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं पुलिस को देख के। तो इस केस में क्या होता है सर, ये सुनने के बाद हम लोग घबराने के बाद में वो करते हैं कि ठीक है हम लोग आपका सेटलमेंट कर देंगे, लेकिन उसके लिए आप अपने पास जितना भी पैसा है वो एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। 24 घंटे के लिए हम इस आरबीआई के अकाउंट में रखेंगे। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में आपका पैसा वापस कर देंगे। हुँ, हुँ। वो कहते हैं आरबीआई का अकाउंट, बट दैट इज़ नॉट आरबीआईज़ अकाउंट। वो राइट। किसी ऐसे अकाउंट में बोलते हैं और वहाँ पैसा डालने के बाद में वो पैसा वापस नहीं आता है। इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। और एक इसमें मेन चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है तो उस समय वो आपको कैमरा ऑन रखने के लिए बोलते हैं, हुँ, हुँ। कंटिन्यूअस कैम। लेकिन सभी श्रोताओं को मैं एक बताना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट ऐसा कोई प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। जी हाँ। अगर ऐसा किसी का भी फ़ोन आता है तो किसी प्लीज़ मत डरिए। आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है वो इन्वेस्टमेंट स्कैम। हुँ, हुँ। अलग-अलग माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है या किसी भी जगह इन्वेस्ट करना है ताकि आपके जो पैसा है वो जल्दी से जल्दी मल्टीपल टाइम्स में हो जाए। और जैसे कि हमारे एक महान दार्शनिक चाणक्य ने एक बात कही है कि लालच से बड़ा रोग नहीं, यानी सबसे बड़ा रोग होता है लालच में। लोग फंसते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि मैं अगर शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए डालूंगा तो हुँ, इसके हुँ। अलावा मुझे 10 दिन में 15 दिन में कई गुना पैसे मिल जाएंगे। हाँ। तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि हम लोगों को एक प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। एक बार हमने उनके अकाउंट में पैसा डालना शुरू किया, उसके बाद वो हम लोगों को एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोलेंगे या फिर एक कोई एक ऐसी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए बताएंगे जो उनकी वेबसाइट रहती है और वहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट दिखाएंगे। 1 लाख के आपके 3 दिन में 2.5 लाख हो गए, 5 लाख हो गए और उसके बाद फिर से हमको एक लालच दिया जाएगा कि अब आप और ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कीजिए ताकि हम लोग और आपका प्रॉफिट बढ़ा सके। इस तरह से वो एक वर्चुअली दिखाते हैं, लेकिन सच में वो रहता नहीं है। वो ऐसी कोई ये नहीं रहता, किसी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं होता। वो सिर्फ आपको वर्चुअली दिखाते, अमाउंट दिखाते हैं ऐप में या फिर वेबसाइट में। इस तरह से एक बार एक सफिशिएंट अमाउंट उनको लगा कि सामने वाले पर्सन ने, एक
पर्टिकुलर अमाउंट जमा कर दी है और इस समय अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए, अगर आपको 50 लाख प्रॉफिट दिख रहा है, आप अगर विड्रॉल करने जाएंगे तो वो आपको विड्रॉल नहीं करने देंगे, अलग अलग बहाने बनाएंगे कि अगर आपको ये विड्रॉल करना है तो आपको उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा, ऐसे अलग अलग। ज़्यादा आपने अगर इसको फोर्स किया तो आपको वहाँ से वो अकाउंट से डिलीट कर देंगे। यानी अगर आपको किसी टेलीग्राम अकाउंट में उन्होंने ज्वाइन किया है या व्हाट्सअप अकाउंट में इंक्लूड किया है तो वहाँ से आपको डिलीट कर दे और ऐसा कोई ट्रेस नहीं रहता। तो ये इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा अभी चल रहा है। ओहो, तो अभी जो हाल ही में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुए हैं उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हैं? अभी साइबर सुरक्षा के फील्ड में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए। पहले के जो क्राइम थे, अगर आपने देखा होगा सर, कि पहले फ़ोन करके ओटीपी पूछा जाता है, जी। लेकिन अभी आधुनिक तकनीक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम्म। जिसमें एआई, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उसके माध्यम से क्राइम होना शुरू हो गया है। अच्छा। और एक ऐसी दुनिया में हम लोग जा रहे हैं कि शायद वहाँ तक पहुँचने के लिए हम जो जनरल पब्लिक है, सामान्य नागरिक है, उनको काफ़ी समय लगेगा, इतने एडवांस वो हो चुके हैं। आने वाले समय में एआई बेस्ड क्राइम बढ़ने वाले हैं और इसकी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी वो दैट विल बी द क्वांटम एआई। वो उससे भी खतरनाक होने वाली है। ओहो। अगर आप देखेंगे कि अभी बीच में काफ़ी लोगों के एक मॉर्फिंग वीडियोज़ आए थे जी। और मॉर्फिंग कई बार फ़ोटोज़ रहती है, स्पेशली जो महिलाएं रहती है उनके फ़ोटोज़ को मॉर्फिंग किया जाता है। तो ये सभी ऐसे टूल्स अभी एआई ने भी आ गए हैं कि ये सब चीज़ें हो रही है और ये क्रिमिनल्स इसका यूज़ करके लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम कुछ सावधानियों के बारे में आपसे जानेंगे कि साइबर अपराधों से बचने के लिए आमजनों को किन महत्वपूर्ण सावधानियों का पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हम लोग इंटरनेट यूज़ तो करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इसके लिए हमने कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। अब मैं बहुत बार अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेता हूँ, लेकिन जब भी पूछता हूँ एक अगर ग्रुप में कि आप सभी के पास व्हाट्सअप है, लेकिन इसके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कितने लोगों ने किया, तो मुश्किल से 2-4 हाथ खड़े होते हैं। जी। इससे ये पता चलता है कि लगभग 98 to 99% व्हाट्सएप यूजर्स को भी ये पता नहीं होता कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। अगर आपका कोई भी सोशल अकाउंट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है जी। तो कभी भी हैक हो सकता है। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे एक एपीके फाइल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। मेरे ख्याल से पीएम किसान इस नाम से कुछ तो भी थी। एक्चुअली दैट वाज द वायरस, ये भी एक वायरस ही था। और उससे क्या होता है कि अगर आप एक बार उस पर क्लिक कर देते हैं और अगर इंस्टॉल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक वायरस आपके सिस्टम में डिप्लॉय हो जाता है और आपका जो भी कंट्रोल है वो सामने वाले क्रिमिनल के पास जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी ओटीपीज़ आते हैं, बैंक के जो लॉगिन है, पासवर्ड्स है, वो भी सब उनको पता चलते हैं। तो मैं तो बताऊंगा कि कुछ चीज़ें अगर आपने ध्यान में रखी, सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट है उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लीजिए। दूसरी बात इम्पोर्टेंट सबसे ये है कि कभी भी किसी भी अननोन नंबर्स को आप बिल्कुल रिस्पॉन्स मत कीजिए। किसी का भी कॉल आता है या फिर अगर किसी को आपकी कोई व्यक्तिगत जानकारी मांगता है, ओटीपी मांगता है, सीवीवी मांगता है या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछता है तो वो बिल्कुल भी जानकारी मत दीजिए। ये सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। और इसके अलावा भी मैं कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आजकल हम लोग क्यूआर कोड यूज़ कर रहे हैं जी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को ये पता नहीं होता कि पैसे देने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है, पैसे लेने के लिए नहीं। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं कि वो आपको बोलते हैं कि हम लोग आपको पैसा भेज रहे हैं तो ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए। और हम लोग जो अनअवेयर है वो क्या करते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन कर देते हैं और हमारा पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है। तो कुछ कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप ध्यान में रखते तो आप इससे बहुत हद तक बच सकते हैं। और फिर भी यदि कोई साइबर अपराध का शिकार हो जाता है तो सबसे पहले उसे क्या कदम उठाने चाहिए? बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है तो 1930 एक टोल फ्री नंबर है या फिर cybercrime.gov.in यह एक वेबसाइट है। ये 1930 आप इंडिया के किसी भी सिटी से लगा सकते, किसी भी गांव से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप तुरंत फ़ोन करके इस टोल फ्री नंबर पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं जी। या फिर cybercrime.gov.in ये जो एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में विद प्रूफ आपके साथ जो भी स्कैम हुआ है या जो भी फ्रॉड हुआ है
वो फ्रॉड के डिटेल्स वहाँ पर डाल दीजिए। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो पहले के जो 3 या 4 घंटे होते हैं, हम लोग हमारी भाषा में से गोल्डन आवर्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जी। अगर इस बीच अगर आपकी कंप्लेंट वहाँ पहुँच जाती है, उस पोर्टल तक पहुँच जाती है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि जिस अकाउंट में आपके पैसा गए हैं या फिर जिस अकाउंट में आपका अमाउंट गया है उसको फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि वो इधर उधर कहीं डिस्ट्रीब्यूट न हो। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें सर एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि बैंक की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लेकिन 99% लोगों को ये पता नहीं है कि हम बैंक से भी पैसा ले सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो आप तुरंत बैंक में जाके लिखित रूप में वहाँ पे एक अर्जी दीजिए कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है और हमारे साथ ये फ्रॉड होने के बाद पता नहीं ये पैसा कहाँ गया। क्योंकि अभी एक माफ़ कीजिए, क्योंकि अभी एक सुप्रीम कोर्ट के एक केस में एक डिसीजन आया था जिसमें एक के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था। उसने बैंक को तुरंत इन्फॉर्म किया था, बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया था। जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बैंक को जितना पैसा उनके साथ स्कैम हुआ है उतना पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्लेंट तो कीजिए, लेकिन आप उसके साथ साथ आपके बैंक को भी इन्फॉर्म कीजिए तुरंत, जितना जल्दी हो सके। और ये बैंक की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो इसका फॉलोअप ले। अच्छा, तो चलते चलते हमारे बैतूल के श्रोताओं को साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी श्रोताओं को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है जी। आप उसका बिल्कुल यूज़ कीजिए, लेकिन सावधानी से कीजिए। हमेशा हम कहते हैं कि सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन अपडेटेड भी रहो। क्योंकि आज जिस प्रतिशत में ये स्कैम्स बढ़ रहे हैं और जिस टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो जब तक आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तब तक नए नए जो स्कैम्स हो रहे हैं, नए नए फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो कौन से हो रहे हैं इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको अपडेटेड रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटरनेट का यूज़ कीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें सावधानी से। आपके मोबाइल में एंटीवायरस होना ज़रूरी है, ताकि बहुत बार ऐसा होता है कि एंटीवायरस आपके कोई भी अननोन अगर एक फ़ाइल आ जाती है तो वो एक्टिवेट नहीं हो सकती अगर आपके मोबाइल एंटीवायरस है तो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपकी पर्सनल चीज़ें कभी शेयर मत कीजिए, किसी से भी मत शेयर कीजिए। अननोन कॉल्स को मत उठाइए। अगर कोई आपको तकलीफ़ देता है या फिर किसी तरह के ट्रबल में आपको लाने की कोशिश करता है तो अपने नियरेस्ट जो भी पर्सन हैं, आपके परिवार के लोग, आपके शिक्षक है या फिर माता पिता, जिन जो भी है उनसे आप संपर्क कीजिए, उनको ये सब चीज़ें बताइए ताकि आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा जाते जाते कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो और साइबर सुरक्षित रहो। बहुत अच्छी जानकारी आज आपके साथ हमने साझा की ममेश मातनकर साहब। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में किस तरह के अपराध हो रहे हैं, किस तरह की सावधानियां हमें रखनी हैं, और यदि किसी कारणवश ये अपराध हो जाता है तो कैसे इसकी सूचना देनी है, कैसे हम अपने आप को सजग रख सकते हैं, जागरूक रख सकते हैं। इन सारी जानकारियों का और हमारे इस कार्यक्रम में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।